दोस्तों वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो जैसा कि बाकी 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है सीडीपी का तीसरे लेक्चर में जो टॉपिक का नाम है वो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे के विकास पे जो वातावरण और आनुवंशिकता उसका जो असर पड़ता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है बेसिकली। लेकिन हम इस वीडियो में अपने जो पुराने जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मान लीजिए कि एक व्यवहारिकता को यूज़ करते हुए, एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ करते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा रखा है, आप सीधे चले गए एग्जाम देने के लिए, आपको थ्योरीज नहीं पता है, फिर भी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और एक समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को ही पढ़ के सही आंसर निकाल सकते हैं। बहुत कुछ जो है लिखा हुआ होता है एग्जाम ऑप्शंस में ही, अगर उसको ही एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पे हम देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो किस चीज का रिजल्ट है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, 2 वर्ड से बहुत बचना है अपने को, एक ओनली एक ऑलवेज। तो ये देखिए 2 ओनली मिल गए हम लोग को, तो ये ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब 2 चीजें और हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हैं। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए टॉपिक का नाम ही हेरिडिटी है, सीधे सही बात है। तो हेरिडिटी या टॉपिक का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन भी हेरिडिटी ही होगा। सीधी सी बात है कि जो हमारा व्यक्तित्व है ह्यूमन का, उस पर किसका प्रभाव होता है, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, और उन दोनों के बीच में आए हुए तालमेल का ही इससे हमारी पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडॉप्टेड बाय ए सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली। कोई बेसिकली मैं बता देता हूँ, लंबा सा सवाल है। इसमें ये है कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को पुअर ने अडॉप्ट किया, एक बच्चे को रिच ने अडॉप्ट किया। तो उसमें आफ्टर 1 ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं, उसको एक अमीर फैमिली ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, एक बच्चे को गरीब फैमिली ने अडॉप्ट किया। तो सवाल पूछ रहा है कि 1 साल बाद उनके IQ पे क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या क्या दिया हुआ है। द बॉय विद द पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद द रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। मतलब क्या कह रही है कि जो अमीर फैमिली का बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा गरीब फैमिली के बच्चे से। मुश्किल है। देखिए अमीरी मतलब जो आपकी समझदारी है ना, वो किसी की बपौती नहीं है, अमीरों की बपौती नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे गरीब रिक्शा ही चला रहे होते, कोई गरीब IAS नहीं बनता या कोई गरीब कोई बड़ा काम नहीं कर सकता था। तो ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चा ही IQ वाला होगा और गरीब बच्चे को कुछ समझ होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। नीचे से देखते हैं, द बॉय विद द रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद द पुअर फैमिली। ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत सामान्य परिवेश का बच्चा भी बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है क्लास में। जरूरी नहीं है कि क्लास में जो सिर्फ अमीर बच्चा है या जो सिर्फ गाड़ी से आ रहा है वही अच्छा परफॉर्म करेगा, जो रिक्शे से आ रहा है, जो साइकिल से आ रहा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा कहाँ होता है? ये भी गलत हो गया। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली। अब देखिए सवाल ये है कि क्या दोनों लोग बराबर स्कोर करेंगे? बराबर स्कोर कैसे करेंगे? जरूरी है 2 बच्चे हैं जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बच्चा बहुत समझदार हो, एक बच्चा वीक हो, या थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो। वो मूवी है ना जुड़वा मूवी, दोनों बच्चे सेम तरीके के दिखते हैं, सेम तरीके का शक्ल है, लेकिन सेम तरीके का IQ होता नहीं है। एक बच्चा क्या है टपोरी है, एक बच्चा क्या है क्लास टॉपर है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन नंबर 2, सोशियो इकोनॉमिक लेवल डजंट अफेक्ट द IQ स्कोर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट, बच्चे के डेवलपमेंट पे असर कर रहा है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके? एक एक करके हम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50-50% इन द डेवलपमेंट। देखिए ये फैक्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया। क्या अब देखिए फैक्ट बहुत खतरनाक से होते हैं। फैक्ट अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको समझने की जरूरत है कि अगर आपने पढ़ रखा है क्या बिल्कुल सही है। मतलब जैसे 2 तरीके के फैक्ट होते हैं, एक यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, एक डाउट वाले फैक्ट होते हैं। पहला यूनिवर्सल फैक्ट है, सूरज पूरब से निकलता है तो निकलता है। इफ यू नो नो वन कैन चेंज इट, कोई हिला नहीं सकता इस बात को। लेकिन पॉइंट ये, दूसरा फैक्ट ये है कि एक वेरिएबल चीज है कि राम हमेशा सच बोलता है, राम हमेशा सच बोलता है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है तो फैक्ट ही, लेकिन सही भी फैक्ट है, गलत भी फैक्ट है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू सिचुएशन में डिपेंड करता है कि राम हमेशा सही बोलता है, पॉसिबल है कि सही भी बोले गलत भी बोले। तो ये फैक्ट है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट CDP है
CDP है, ये 50% ये हो गया और 50% ये हो गया, कोई गारंटी है नहीं। इस तरीके के ऑप्शंस को कहीं भी आप देखो, बिल्कुल इस तरीके के फैक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन देखो अगर आप ऑप्शंस में, तो उनसे जरा बच के रहो, वो ऑप्शंस हो सकता है सही नहीं हो, बहुत ज्यादा चांस है सही नहीं हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। अरे भाई जब चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट साथ साथ में है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में, और तो ये कह रहा है कि दोनों साथ साथ ऑपरेट नहीं होते हैं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ द अबव क्वेश्चन ऑप्शन जो होता है वो बड़ा ऐसा सा होता है कि वो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ जाए, बिल्कुल श्योर हो जाओ कि सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, तभी नन ऑफ द अबव होता है, नहीं तो नन ऑफ द अबव किसी भी क्वेश्चन का आंसर होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी पे जाता है। बचा क्या, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द एडल्ट जीन आर नॉट एडिटिव, ये हमारा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है? जो जेनेटिक मेकअप इंपैक्ट, जेनेटिक मेकअप जो जीन है बच्चे का, वो इंपैक्ट करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल टू द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो जेनेटिक मेकअप है बच्चे का, वो रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है और बच्चा कितना एक्टिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अडॉप्टिव चिल्ड्रन पोजेस सेम IQ एज अडॉप्टिव सिबलिंग। दो बच्चों को अडॉप्ट, एक कोई बच्चा है वो घर में पैदा हुआ, एक बच्चा जो है जिसको हमने अडॉप्ट किया है, दोनों का IQ सेम होगा, जरूरी है? नहीं जरूरी है, इसको एलिमिनेट कर दिया। एक्सपीरियंस डजंट इन्फ्लुएंस द ब्रेन, आपका जो अनुभव है वो आपके ब्रेन को डेवलप करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, बड़ा ही वाहियात सा ऑप्शन है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्सपीरियंस से ही तो आप सीखते हो, दिमाग आपका ग्रो कैसे करता है? एक्सपीरियंस से ग्रो करता है। चौथा ऑप्शन क्या है, इंटेलिजेंस रिमेन अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। कोई बच्चा है उसको कोई स्कूल गया है और कोई बच्चा स्कूल नहीं गया है, जाहिर सी बात है जो बच्चा स्कूल गया है वो इंटेलिजेंट होने के उसके चांसेस ज्यादा है, हो सकता है कि नहीं हो लेकिन उसके चांसेस ज्यादा है। तो ये ऑप्शन सीधी सी बात है गलत हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन सही हो गया। सीधे हम लोग ने क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है, सीधे ऑप्शन को पढ़ते गए हैं, जो डाउटफुल है आपको लगे कि ये सही है उसके ऊपर मत पढ़िए, जो बाकी है उनको एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस ब्रेन को ग्रो नहीं करता है, बड़ा ही गलत स्टेटमेंट है। इंटेलिजेंस स्कूलिंग पे डिपेंड नहीं करती है, अरे भाई इंटेलिजेंस तो स्कूलिंग पे ही डिपेंड करेगी। अडॉप्टिव चिल्ड्रन पोजेस सेम IQ एज अडॉप्टिव सिबलिंग, एक गोद लिया हुआ बच्चा है और जो उसका जो रियल जो उन माँ बाप से पैदा हुआ बच्चा है उनकी IQ सेम होगा? नहीं, कैसे सेम हो सकता है? तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो गया। नेचर नर्चर डिबेट, नेचर नर्चर डिबेट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का। नेचर नर्चर डिबेट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेसिकली। तो नेचर नर्चर डिबेट में दो तरीके के थ्योरिस्ट हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, वो लोग का अपना अपना ओपिनियन है। पहला जो सेट 1 के थिंकर है वो उनमें से कौन से, प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए। वो ये कहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है और वो इंटेलिजेंस ग्रो होती है, यानी कि आइंस्टीन पैदा हुआ था इंटेलिजेंट और उसने अपनी प्रतिभाओं को और पॉलिश किया और वो और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कामयाब बढ़िया बनता होता हुआ चला गया। और अच्छा, दूसरे सॉर्ट ऑफ थिंकर क्या होता है, जैसे जॉन लॉकी हो गए, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, सारे बच्चे पैदा हुए विद अ क्लीन स्लेट, उनको कुछ नहीं पता है, सब बिल्कुल क्लीन स्लेट है। जो उनकी स्कूलिंग और उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपने स्कूलिंग की और किस तरीके की पेरेंटिंग की, किस तरीके का माहौल मिला, किस तरीके के सोशल एनवायरनमेंट में वो ग्रो हुआ, उसके बेस पे ही उसका विकास होता है। ये डिबेट है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। दो सेट ऑफ थिंकर्स हैं जिनका एक का ये मत है, एक का ये मत है, लेकिन कोई एक ऐसा थिंकर नहीं हुआ जिसने प्रूफ कर दिया हो कि नहीं आप सही हो या आप गलत हो, ठीक है। तो नेचर नर्चर डिबेट का ये मामला है। नेचर नर्चर डिबेट, अब सवाल क्या है, द नेचर नर्चर डिबेट रिफर टू, नेचर नर्चर डिबेट क्या कहती है कि हमारा जो जीन है और जो हमारा वातावरण है उससे हम इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप नेचर नर्चर डिबेट को जानते हो तो ये दो वर्ड आप हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन में अगर आया आने वाले भविष्य में सीटेट के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नेचर नर्चर डिबेट। और नेचर नर्चर डिबेट का आप बस इतना कोर याद रखो कि जीन हमारे ग्रोथ को, हमारे जो बच्चा पैदा होता है उसके इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। मतलब कि या आप इंटेलिजेंट जीन लेके पैदा हुए हो या आप इंटेलिजेंट जीन लेके नहीं पैदा हुए हो। क्या बुद्धू माँ बाप का बच्चा बुद्धू ही होगा, क्या श्योरिटी है? यानी कि कोई पागल है, कोई पागल का बच्चा तो पागल होगा ना। ये डिबेटेबल है, ये प्रॉपर ना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं है। तो नेचर नर्चर डिबेट रिफर टू बेसिकली जीन एंड एनवायरनमेंट। अगले सवाल देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर इन नर्चर नेचर कंट्रोवर्सी। नेचर का मतलब क्या है? नेचर नर्चर अभी हम लोग ने बात की थोड़ी देर पहले ही, दो शब्द हमको याद रखना है नेचर नर्चर डिबेट में, जीन और एनवायरनमेंट। जीन और एनवायरनमेंट आप देख लो नेचर नर्चर डिबेट कौन से में, नेचर नर्चर डिबेट में नेचर क्या है, नेचर एनवायरनमेंट है,
सीधी सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप फटाक से इसको करके निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। एक अगला सवाल क्या है, 6 साल का कोई बच्चा है जो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज दिखा रहा है, ठीक है, उसके माता पिता भी जो हैं वो भी बहुत बढ़िया स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट पर्सन, सेंड हर टू कोचिंग एवरीडे। माँ बाप स्पोर्ट पर्सन है बहुत बढ़िया, और बच्चा भी जो है बहुत बढ़िया स्पोर्ट में जा रहा है, और वो जो है उसको कोचिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया मिल रही है। हर कैपेबिलिटीज आर मोर लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। तो उसकी कैपेबिलिटीज जो है, जैसे माँ बाप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बच्चा भी अच्छा खिलाड़ी निकलता जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बच्चा जो अच्छा खिलाड़ी निकल रहा है, इसमें किसका किसका रोल है। कोचिंग तो मिल रही है, कोचिंग तो मिल रही है, लेकिन नेचर नर्चर डिबेट के हिसाब से क्या है, जीन और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बेनिफिट मिल रहा है उसको, वो अच्छे जीन के साथ पैदा हुआ है। एक स्पोर्टमैन का बच्चा है, वो स्पोर्टमैन, आप देखिए दारा सिंह को आपने देखा होगा, फोटो में देखा होगा, बड़ा हिष्ट-पुष्ट है। उसका बेटा है वो जो हनुमान जी का रोल करता है, वो बड़ा बिल्कुल, वो भी बड़ा बलिष्ठ है, बड़ा बलशाली है, वो भी बड़ा लंबा, जैसे अगर पिता की हाइट 6 फीट है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी ही रहती है। वो ऐसा नहीं कि 5.5 फीट का बच्चा हो गया, वो भी 5'11", 5'12" या 6'1" के आसपास रहेगी। तो ये है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, ये हमारा ऑप्शन निकल के साफ साफ आ जाएगा। ये एक पुराने चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये सिफालोक्यूडल प्रिंसिपल क्या है, सिफालोक्यूडल प्रिंसिपल ये है, ये कहता है, ये प्रिंसिपल बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है। ये कहता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका विकास पहले बुद्धि का होता है, सिर का दिमाग, ये हेड के हिस्से से होता है, और धीरे धीरे करके नीचे के हिस्से में विकास बढ़ता चला जाता है, ग्रो होता चला जाता है। यानी कि पैर की उंगलियों को चलाना वो बहुत आखिर में सीखता है, हाथ की उंगलियों को चलाना वो पहले सीखेगा, कोई बहुत नवजात सा शिशु है। तो विकास की जो दिशा होती है वो हेड टू टो होती है, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये 8 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए, और बेसिकली हम लोग का फोकस ये था कि हम लोग ऑप्शंस को पढ़ के आंसर को निकालने की कोशिश करें। बिजी लाइफ शेड्यूल है, सबके पास इतना टाइम नहीं है कि 200-200, 300-300 पन्ने की किताबें पढ़ें। अपने आपको एक विकास डेवलपमेंट तो नाम ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, आप खुद को भी एक डेवलप करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका बेनिफिट ही यही है कि क्वेश्चन आंसर आपको सोचना नहीं है, आंसर आपको याद करके नहीं आना, आंसर लिखा हुआ है, बस आपको अगर 2 तरीका है सही आंसर चुनने का, या तो आपको सही आंसर पता हो, या तो आपके जो बाकी के CDE ऑप्शन है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है उसको आप हटा दो, कह दो नहीं ये गलत है, जाहिर सी बात है जो बचा वो सही है। तो हम लोग वो एलिमिनेशन टेक्निक पे ज्यादा वर्क किया और इस तरीके के सवालों को हल करने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी अगले चैप्टर का भी वीडियो लेके मैं आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की पूरी सीटेट की सीरीज आपको धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज आपको मिलती जाए इस चैनल के माध्यम से। और आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना, जो जरूरी नहीं कि किताब को पढ़ो, बहुत ज़्यादा थ्योरी याद करो, आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाए कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम को हल करते हैं, एड्रेस कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।